नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शिक्षा वे में स्वागत है। मैं शोभा आज आप सभी को कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 3 के एक्सरसाइज 3.5 को करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट किया, तो उसी के माध्यम से आगे बढ़ते हुए आज हम इस वीडियो में 3.5 करेंगे। तो 3.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ जो कि आपकी 3.5 में यूज होने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में किया था कि a1/a2 होता है और नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो क्या होगा, आदित्य रूप से अनेक हल होंगे। यदि आपको याद नहीं तो आप ये वाले ग्राफ देख सकते हैं जो कि आपका 3.4 में दे रखा है। इसमें आपका स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि संगत असंगत कब होंगे, संपाती रेखाएं क्या होगी। तो उसमें हम इसका कुछ यूज होने वाला जो कि है 3.5 में। तो मैंने इधर कुछ बातें लिख ली, तो आप उसको ध्यान रखिए बस, और आपका 3.5 कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं कौन कौन सी है। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू किसके, b1/b2, यानी दोनों बराबर नहीं, तो क्या होगा, आदित्य हल होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये, जो कि हमने सेम ही चीज है जो कि हमने पहले भी किया था और आज इसमें भी पढ़ रहे हैं। यदि अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाइए पहले उस वीडियो को देखिए और उससे समझिए। आगे देखते हैं क्या बोला था। अगर a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2, बट किसके इक्वल नहीं है, c1/c2 के, तो क्या होगा, कोई भी हल संभव नहीं होगा, यानी क्या होगी, समांतर रेखा वाली कंडीशन होगी। इसी प्रकार से थर्ड सिचुएशन दे रखी है आपकी। अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल किसके, c1/c2, तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में आपका इन्हीं का यूज होने वाला है। इसी प्रकार से आपको इसमें क्या करना है, एक ब्रजन गुणन विधि है, तो उसमें आपको ये चीजें याद रखनी है कि कभी भी ऐसा करते हैं एक्स अपॉन में ये कुछ फॉर्मूले, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो इसी प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। जो कि मैंने बोला अभी, क्या होता है, अद्वितीय हल कब होंगे, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा किसके, b1/b2 के। तो पहले हम चेक करेंगे। तो यही पूछा गया है कि इसमें एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल है तो उस स्थिति में क्या करना, हमें ब्रज गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि अद्वितीय हल है या कोई भी हल नहीं है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आइए पहले उसे चेक करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अगर आदित्य निकला तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा किससे, ब्रज गुणन विधि द्वारा। तो अब देखते हैं इसके पहले पॉइंट में। तो इसमें आपको दो समीकरण दे रखे जो कि x-3y-3 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण दे रखा 3x-9y-2 इक्वल टू 0। तो आपको पता ही होगा a1 क्या होता है, x का फैक्टर, यानी कितना हो गया 1। b1 क्या होता है आपका y का फैक्टर जो कि है -3। c1 आपका दे रखा जो कि आपका अकेला रहता है, ये भी हो गया -3। इसी प्रकार से आपका a2 कितना हो जाएगा, दूसरे समीकरण को देखे तो 3, b2 आपका -9 और c2 हो जाएगा आपका -2। अब क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। आदित्य हल कब होंगे, जब दोनों इक्वल नॉट इक्वल टू होंगे। तो आपको a1/a2 कंपेयर करते हैं, a1/a2 तो रखते कितना आएगा, 1/3, कटेगा भी नहीं, ऐसे रहेगा। इसी प्रकार से b1/b2 को करते तो कितना आ जाएगा, -3/9। तो ये देखो माइनस माइनस कट गया, इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो 1/3। यानी ये वाली कंडीशन तो नहीं आई, कौन सी आ रही है, अभी तो ये दोनों इक्वल हुए हैं। अब इसी प्रकार से इसका थर्ड भी चेक कर लेते हैं। थर्ड क्या है आपका, c1/c2, जो कि आपका दे रखा है -3/-2। माइनस से माइनस कट गया, लेकिन आगे क्या, 3/2। तो हमने कौन सी कंडीशन पाई, अब देख सकते हैं इसमें कंपेयर करेंगे। यानी a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, बट किसके इक्वल नहीं है, c1/c2 के। तो आप लिख दीजिए a1 इक्वल टू बटे में a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई भी हल संभव नहीं होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कोई भी हल संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किस सिचुएशन में हमें सॉल्व करना है, जब आदित्य रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो अब इसी तरीके से इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या देखा आपको, 2x + y इक्वल टू 5। इसी प्रकार से दूसरा दे रखा 3x + 2y इक्वल टू 8। तो पहले आप a1 a2 रख लीजिए। a1 इक्वल टू दे रखा 2, इसको कंपेयर करना है आपको, ठीक है। a1 होता है x का गुणनक, b1 होता है y का गुणनक और c जो आपका रह जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से b1 आपका हो गया 1, c1 हो गया आपका 5, और a2 कितना हो जाएगा आपका 3, b2 हो जाएगा आपका 2 और c2 हो जाएगा आपका 8। तो हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले करते हैं a1/a2 कितना है आपका 2/3। इसी प्रकार से b1/b2 को देखा तो हमने कितना आया 1/2। तो हमने क्या पाया, जब यही दोनों इक्वल नहीं तो हम आगे चेक करेंगे नहीं। तो हमारी पहली वाली सिचुएशन आ गई, तो क्या आ गया a1/a2
नॉट इक्वल टू V1 अपन में V2। तो कितना होगा, तो आदित्य हल संभव है, आदित्य हल संभव है। जैसे आदित्य हल आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, किससे, ब्रज गुणन विधि से। तो ब्रज गुणन विधि द्वारा, ठीक है। तो आपको इस विधि में आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक ही आपको फॉर्मूला से दे रखा है। तो आपने जैसे कि अपने A1 A2 सब निकाल लिए, तो आपको क्या करना है, x के नीचे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए x हमारा ऊपर दे रखा है, ठीक है। x की पहले बात करते हैं, x हमारा क्या होता है, ये पहला यानी इनके गुणनक। तो इसको छोड़ के आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई। जैसे आप फॉर्मूले में देख सकते हैं B1 इंटू C2। तो B1 कितना देगा 1, तो किससे मल्टीप्लाई करना, 8 से। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1 इंटू में 8, बीच में क्या देखा निशान माइनस का। इसी प्रकार से कितना आएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी C2 को B2 से, यानी 5 को 2 से करो कितना आएगा, 5 को 2 से इक्वल टू। अब y की बात करें, y में किसका गुणनक होता है, B1 और B2 होता है। तो इसको छोड़ के आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको समझना, सीरीज चलनी है। पहले इन दोनों को, पहले जब x को लेते हैं तो x का छोड़ देते हैं और बाकी 2 को ले लेते हैं, जैसे कि B1 C2 से और C1 B2 से। आपको ये फॉर्मूला याद रखना। इसी प्रकार से दूसरा ये हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, y की बात करें तो y को छोड़ना पड़ेगा। जैसे y को छोड़ना पड़ेगा तो यानी C1 को A2 से और C2 को A1 से। तो आपको मल्टीप्लाई करना, तो y की बात करें y को छोड़ दीजिए। तो फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, C1 इसको इससे करोगे तो यानी 5 इंटू में 3, माइनस का निशान एज इट इज रहेगा। इसको इससे करोगे कितना आएगा 8 इंटू में 2। इसी प्रकार से जो लास्ट वाला आपको बचा था C, यानी इसको छोड़ दीजिए। जैसे आप इसको छोड़ेंगे, अब इसको इससे करोगे, 2 को 2 से करोगे, माइनस में इसको इससे करोगे 3 इंटू में 1। तो ये आपका व्रजन विधि का पूरा एक फॉर्मूला सा दे रखा है। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, x बटे में 8 को 1 से करोगे तो 8, 5 को इससे करोगे तो 10। इसी प्रकार से y 5 को 3 से 15, इसको इससे करोगे तो 16। इसी प्रकार से 1 अपॉन में 2 दूनी 4 बटे में 3। हमेशा ये करना है, हमें आपको उसको 1 कर देना है। क्या करना है, 1 करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, x बटे में इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 2। इसी प्रकार से y कितना हो गया, माइनस का 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 1। 4 में से 3 गया तो 1, 1 अपॉन में 1। अब क्या करना है, इनको हमें इसके इक्वल में रखना है। क्या करना है, इसके इक्वल में रखना है। जैसे हम इसके इक्वल में रखते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले हम इसको काट भी सकते हैं, माइनस से माइनस काट दीजिए डायरेक्ट ही, क्योंकि क्या है सब इक्वल में, तो माइनस माइनस कट गया। जैसे माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, y की वैल्यू आ गई 1। तो जो इसके नीचे होता है वही उसकी वैल्यू होती है, जो इधर यदि 1 1 है तो ठीक है। तो x और y की वैल्यू आ गई, तो हमें इस क्वेश्चनों में वही निकालना था। हमें क्या करना था, ब्रज गुणन विधि द्वारा से हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने निकाली, जो कि ये 2 और 1 आई है। इसी प्रकार से आप इसका थर्ड पॉइंट को चेक करते हैं। थर्ड पॉइंट में आपका क्या कहा गया है, देखो, जो कि दे रखा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण देगा 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। तो इसमें a1 कितना हो गया आपका 3, v1 हो गया माइनस का 5, c1 हो गया आपका 20। इसी प्रकार से सेकंड वाले समीकरण में देखें, a2 कितना हो गया 6, b2 हो गया आपका माइनस का 10 और c2 हो गया आपका 40। अब क्या करना है, कंपेयर करना है a1 अपॉन में a2 कीजिए, कितना होगा 3/6, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से v1 अपॉन में b2 करें तो कितना आएगा माइनस का 10, माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2। तो हमने क्या पाया, ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, c का भी चेक करना पड़ेगा। c1 अपॉन में c2 देखे तो कितना आएगा 20/40। तो दोनों काटे हुए कितना आएगा 1/2, यानी हमने क्या पाया, तीनों बराबर है। तो यानी क्या a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के इक्वल है c1 अपॉन में c2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम कर सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें तो सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया। अब इसी तरीके से इसका फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या दे रखा है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण दे रखा है आपका 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इसमें रख लेते हैं, a1 कितना दे रखा आपका 1, b1 दे रखा आपका माइनस का 3, c1 दे रखा माइनस का 7। इसी प्रकार से दूसरे वाले में देखें तो कितना दे रखा है, a2 दे रखा आपका 3, b2 दे रखा माइनस का 3 और c2 दे रखा आपका माइनस का 15। आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को। जैसे आप कंपेयर करोगे कितना आएगा, a1 अपॉन में a2
1/3, v1/v2 -3/-3 कट गया, माइनस माइनस, ये हो गया आपका 1। तो हमने क्या पाया, a1/a2 नॉट इक्वल टू किसके, v1/v2 के। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू है v1/v2 के। तो क्या होंगे, आदित्य हल संभव है, आदित्य हल संभव है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, किससे, ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि द्वारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। वही रख लीजिए, पहले x का फैक्टर रख ले। जैसे x का रखते हैं तो यानी x वाले a1 और a2 होते हैं, इसको छोड़ के बाकी इसको b1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे करोगे कितना आएगा, -3 मल्टीप्लाई में -15, बीच में माइनस का निशान होता है वो रख लीजिए। अब इसको इससे करोगे कितना आएगा आपका, -7 मल्टीप्लाई में -3। आपको माइनस के निशान को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से अब y को देखते हैं, y में क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, अब इसको इससे करोगे तो -7 इंटू में 3, बीच में माइनस का निशान, इसको इससे करोगे कितना आएगा, -15 इंटू में 1, अब बराबर है 1। इस प्रकार से क्या करना है, इसको छोड़ देना, अब इन दोनों को करना है। तो -3 इंटू में 1 माइनस, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, -3 इंटू में 3। तो ये तो हमने अब सबकी वैल्यू रख ली। अब इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं, निशानों को पहले देखते हैं, x बटे में, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 को 15 से करोगे तो आ जाएगा 45। अब इसी प्रकार से इसमें देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का निशान बीच में रहेगा और 7 है 21, तो आप ऐसे रख लीजिए। इसी प्रकार से y ऐसे ही, इसको इससे सॉल्व करोगे 7 या 21 वो भी माइनस का, तो ऐसे रख लीजिए। ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 से करोगे तो 15 एकम 15। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करोगे 1, 3 को इससे करोगे तो -3, इसको इससे करोगे तो माइनस 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 रहेगा और बीच में प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अब इसको सॉल्व करोगे क्या, x बटे में, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4 और इसमें बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। इसी प्रकार से कितना आ गया ये y, इसमें से ये जाएगा तो आ जाएगा -6, सॉरी ये आ जाएगा 24, इसमें से जाएगा तो 2 में से 2 जाएगा तो 2 बच गए, ठीक है। इसमें से ये गया तो -6, इसमें से जाएगा तो 1/6। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा 1 नहीं आया तो हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते, डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेंगे तो इसको एक को इससे कंपेयर कर लेते हैं, यानी इसके बराबर में रख लेते हैं। तो x बटे में 24 बराबर में 1/6 के रखते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस, इसको करोगे तो 6x, इसको करोगे तो 24 और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 24 बटे में 6, तो इसको करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी प्रकार से अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हो, y बटे में -6 1/6, अब इसको इससे करोगे तो 6y, इसको इससे करोगे तो -6 और y की वैल्यू आ गई आपके -6 बटे में 6, काटोगे तो आपका आएगा -1, तो y आ गया आपका -1 और x आ गया 4। तो इन क्वेश्चनों में आपको यही कहा गया था x और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, जो कि हमने कर लिया। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें क्या करना है, a और b के मान निकालने और बोला अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अपरिमित रूप से कब होगा सिचुएशन, आपको पता है ना, अनेक हल अभी हमने किया था, जो कि क्या कब होते हैं अनेक हल, अपरिमित रूप जब कि तीनों इक्वल होते हैं, यानी a1/a2 और b/v2 और इक्वल होता है c1/c2 के। तो हम करते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है हमें, क्या रेखिक समीकरण के युग्म क्या है, अपरिमित रूप से अनेक होंगे। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है, रेखिक समीकरण के युग्म, रेखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से, परिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, हल होंगे। और इसके लिए कौन सी सिचुएशन होती है आपकी, जब तीनों इक्वल होते हैं, यानी a1/a2 इक्वल है किसके, v1/v2 के, इक्वल है c1/c2 के। यानी इन्होंने दे रखा है, क्या कर रखा है, इसके तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपको समीकरण क्या क्या दे रखे हैं, 2x + 3y = 7। इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है a - bx प्लस में a + by, इसी प्रकार से 3a + b - 2। तो आपको ये दे रखा है समीकरण। अब क्या करेंगे, हम इनके a और b के मान निकालेंगे, जैसे कि निकालते हैं। तो a1 क्या आ जाएगा, समीकरण पहले से कंपेयर करेंगे, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 से करें तो a1 कितना आ जाएगा 2,
B1 आ जाएगा आपका 3 और C1 आ जाएगा आपका 7। हमने कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर समीकरण 2 को देखें तो A2 कितना आ जाएगा आपका, x का पूरा गुणनक क्या है a माइनस बी, तो हम लिख लेंगे। इसी प्रकार से B2 कितना हो गया, y का पूरा गुणनक क्या है a प्लस बी, और C का है C2 हमारा हो जाएगा ये पूरा जो कि लास्ट में दे रखा है 3a प्लस बी माइनस 2। तो हमें क्या देते हैं, हमें पहले से दे रखा है कि ये क्या है, अनेक रूप से अपरिमित रूप है। तो हम क्या करें, इसके इक्वल इक्वल रख लेते हैं सारे। तो क्या करेंगे a1 अपॉन में a2 यानी 2 अपॉन में a माइनस बी इक्वल है किसके 3 अपॉन में a प्लस बी इक्वल है 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2, क्योंकि इन्होंने खुद ने दे रखा है कि क्या है अनेक हल होंगे, यानी क्या है तीनों बराबर होंगे। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, किसी भी दो को लेके इसको वैल्यू निकालते हैं। तो पहले इन दो से सॉल्व करते हैं, इन दो से करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इक्वल है तो इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। मान लो 2 अपॉन में a माइनस बी इक्वल है किसके 3 अपॉन में a प्लस बी। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b, क्या हो जाएगा ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार से इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 3a माइनस 3b। तो आप इसको सॉल्व करके एक समीकरण बना लीजिए, a वाले एक साइड ले लीजिए, b वाले एक साइड ले, तो 2b इधर रहने चाहिए और ये आ जाएगा 3b, 3a इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो इसमें से जाएगा तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 5b। तो आपके क्या आएगा a इक्वल टू 5b आ गया। तो समीकरण 1 निकल गया आपका। मान लीजिए समीकरण इसको मान लेते हैं 3, ठीक है, समीकरण 3। इसी प्रकार से अब इन दोनों को लेते हैं, यानी अब किससे कंपेयर करते हैं 3 अपॉन में a प्लस बी को कंपेयर करते हैं किससे 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2 से। अब इसको भी वही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसको इससे करोगे इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो आ जाएगा 7a प्लस 7b, इसको इससे करोगे 3 से तो 3 तिया 9a, इसको इससे करोगे 3b, इसको इससे करोगे तो 6। तो आप क्या करोगे b वाले एक साइड कर लीजिए और बाकी की संख्या वाले एक साइड रहने दीजिए। तो आप क्या करते हैं a को उस तरफ ले जाते हैं और b का 7b माइनस 3b इक्वल टू 9a माइनस 7a माइनस 6 ऐसे रहने दीजिए। इसमें से जाएगा तो 4b इक्वल टू इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा ये देखिए कितना दे रखा था पहले 9, सॉरी ये 9a दे रखा था पहले, 9 में से जाएगा तो 2a माइनस का 6। अब क्या करेंगे हम इन दोनों को कंपेयर करके a का मान हमें दे रखा, अब क्या करें a की वैल्यू इसमें रख देते हैं, क्या करेगा b का मान आ जाएगा आपको। तो कर लेते हैं इसको, मान लीजिए समीकरण 4, तो यानी समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर क्योंकि हमें इसमें कहा नहीं गया है कौन सी विधि से करना है, तो हम कोई सी विधि से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें पता है a बराबर कितना है 5b, तो हम डायरेक्ट a का मान इसमें रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका 4b इक्वल टू 2a माइनस 6 दे रखा है, तो a का वैल्यू हमने क्या पता है 2, कितना का 5b, तो ऐसे रख लेंगे माइनस 6। अब कीजिए इसको अंदर मल्टीप्लाई 4b एज इट उतार लीजिए, 2 को इससे करोगे 10b माइनस 6। अब 6 इधर भेज दीजिए और 4 इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा 10b माइनस 4b इक्वल टू 6। इसमें से जाएगा तो 6b इक्वल टू b, ये b है आपका, ये तो 6 है ये b है, ठीक है। तो इसमें से ये जाएगा तो b इक्वल टू 6 अपॉन में 6 काटोगे तो आ जाएगा 1, कितना आ गया 1, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1। और अब b का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो इसमें रख लेते हैं। तो b का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर जैसे आप b का मान समीकरण 3 में रखते हैं क्या हो जाएगा a बराबर 5b, तो a की वैल्यू हो गई 5 इंटू में 1, तो हो गई a इक्वल टू आ गया आपका 5। तो क्या बोला गया है इसमें कि a और b के किस मानों के लिए, तो यानी a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1 के मानों के लिए क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें यही निकालना था, तो लिख दीजिए a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1 के मानों पर रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में ये निकालने के लिए कहा था, जो कि हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट भी दे रखा है।
सेकंड पार्ट में आपका कहा गया है कि के के किस मान के लिए, इसमें क्या निकालना है, हमें के का मान निकालना है। निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तो सबको पहले पता होना चाहिए कि कोई भी हल के लिए कौन सी सिचुएशन होती है। तो इसका सेकंड पॉइंट को देखे तो यानी प्रश्नानुसार देखे तो क्या बोल रखा है कि कोई भी समीकरण के युग्म का कोई भी हल नहीं। तो समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये नहीं है तो इसके लिए होती है कंडीशन A1/A2 इक्वल होता है V1/V2 के, बट नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। तो इस कंडीशन के अनुसार हमें क्या करना है, दोनों समीकरण से ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सारी, उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे। समीकरण 1 दे रखा है आपका 3x + y = 1। दूसरा समीकरण दे रखा है आपका 2k + 1x। इसी प्रकार से प्लस में k - 1 y = दे रखा 2k + 1। दोनों को कंपेयर करेंगे, ये समीकरण 1 समीकरण 2। तो A1 कितना निकल जाएगा आपका 3, B1 निकल गया 1, C1 भी आ गया आपका 1। इसी प्रकार से A2 कितना आ गया आपका 2k + 1, B2 आ गया आपका k - 1 और C2 आ गया आपका 2k + 1। तो ये तीनों की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमें इसके अनुसार ही रखना है, जो कि क्योंकि उसने बोल रखा है पहले से समीकरण का क्या कोई भी हल नहीं है। तो हमें रखते हैं A1/A2 रखते हैं, तो कितना दे रहेगा 3/2k + 1 इक्वल है किसके B1/B2 के, तो यानी 1/k - 1 और नोट इक्वल टू किसके हैं C1/, तो यानी 1/2k + 1। अब क्या करते हैं, दो को कंपेयर करते हैं और डायरेक्टली k की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कितना आएगा आपका 3/2k + 1 इक्वल है 1/k - 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे करोगे कितना आएगा 3k - 3, इसको इससे करोगे तो पूरा डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा 2k + 1। अब k वाले एक साइड लीजिए और संख्या वाले एक साइड, तो 3k ये गया था इधर माइनस का 2k = 1 प्लस में 3। तो इसमें से ये जाएगा तो 2k में से 3k में से 2k जाएगा तो बच गया k और ये हो गया आपका 4। तो डायरेक्टली आपकी k की वैल्यू निकल गई। तो अब क्या बोला गया था इसमें कि k के किस मान के लिए कोई भी हल संभव नहीं है। तो k के किस मान के लिए 4 के लिए, तो ये लिख लो k बराबर 4 के लिए समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो हमें इसमें यही निकाली थी k की वैल्यू, जो कि हमने अब निकाल ली। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन अब यहीं पे खत्म हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उसमें कहा गया है कि निम्नरेखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वृन गुणन विधि द्वारा हल कीजिए, किस विधि से आप अधिक उपयुक्त है। तो इसमें आपको क्या रखना है, थर्ड क्वेश्चन में दो समीकरण दे रखे हैं, उसको बोला गया एक बार प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए और एक ब्रज गुणन विधि से सॉल्व कीजिए और बताना है कि आपको कौन सी विधि सबसे उपयुक्त लगी। तो आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में आपके दो समीकरण क्या दे रखे हैं, 8x + 5y = 9। सेकंड समीकरण आपका दे रखा 3x + 2y = 4। सॉरी ये है आपका 4, ठीक है। तो आप सबसे पहले कीजिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा दोनों विधि से आपको सॉल्व करना है और दोनों से आपका हल बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, ये आपका समीकरण 1 समीकरण 2। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी कर लीजिए आप। तो आप समीकरण 1 से तो आप क्या करें, x या y की किसी की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 के अंदर का आपका 8x + 5y = 9। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर छोड़ दीजिए, बाकी को उधर ले जाइए, 9 इधर जाएगा तब माइनस का 5y और ये 8 जाके इधर हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ गई आपकी x का मान। तो x का मान आप समीकरण 2 में रखिए। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जैसे आप 2 में करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आपका समीकरण 2 देखा 3x + 2y = 4। तो x की जगह पूरा ये मान रख लीजिए 3, x की जगह 9 माइनस में 5y अपॉन में 8 + 2y = 4। आप क्या करेंगे, ये कट तो रहा है नहीं आपस में, तो क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 9 × 27, इसको करोगे तो माइनस का 15y बट्टे में पूरे का 8 प्लस में 2y = 4।
आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पहले इन दोनों का। जैसे एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कीजिए 27 माइनस 15y, इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 16y बटे में 8 इक्वल टू 4। अब कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 27। अब ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का y, 15 और 16 इधर का, 16 में से 15 जाएंगे तो y बच जाएगा इक्वल टू ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू में 8, तो हो गया 27 प्लस y इक्वल टू 4 करोगे तो 32, और ये 27 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर हो गया 32 माइनस 27, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5। जैसे ही y की वैल्यू 5 आ गई, अब क्या करेंगे, इसका मान इसमें रख देंगे समीकरण 3 में। तो रख दीजिए y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर जैसे आप इसमें रखते हैं क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 5 बटे में 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 को 5 से करोगे 25 अपॉन में 8, इसमें से जाएगा तो माइनस का 16 बटे में 8, काटोगे तो आ जाएगा माइनस का 2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 2 और y आ गया आपका 5। तो इससे हमने प्रतिस्थापन विधि से हमारा x माइनस का 2 और y हमारा 5। इसी प्रकार से आपको दूसरा क्या करना है, ब्रज गुणन विधि द्वारा सॉल्व करना है, तो उससे भी कर लेते हैं ब्रज गुणन विधि द्वारा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना दोनों से हमेशा सेम ही आना चाहिए, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है। तो वो क्या होता है, x अपॉन में क्या करेंगे, इसका पहले मान लिखा लीजिए, a1 आप 8 लीजिए, b1 आपका 5 हो जाएगा, c1 हो जाएगा आपका 9। इसी प्रकार से समीकरण 2 से देखें तो a2 आपका हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा आपका 2 और c2 हो जाएगा आपका 4। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जैसे कि मैंने बताया x क्या होता है, a1 और a2 फैक्टर होते हैं, इसको छोड़ के अगले को मल्टीप्लाई करना है। 5 को 4 से करोगे आएगा 20, माइनस का निशान बीच में, अब इसको इससे करोगे कितना आएगा 9 दूनी 18 इक्वल किसके होता है y अपॉन में, अब y को छोड़ देंगे यानी इसको छोड़ देंगे, जैसे इसको छोड़ेंगे यानी इसको इससे करोगे 9 तिया है 27 माइनस इसको इससे करोगे तो 8 चौके 32। तो कैसे क्या करेंगे, 1 अपॉन में c वाले को कंपेयर करेंगे, c को छोड़ के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 से करोगे कितना आएगा 16 माइनस में इसको इससे करोगे तो 5 तिया 15। अब कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व कर देना है। ये क्या है आपका x बटे में 20 में से ये 18 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। इसी प्रकार इसमें इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा माइनस का 5, जैसे माइनस का 5 और इसमें से जाएगा तो 16 में से 15 गए तो 1 बटे 1। तो इसी प्रकार से आपकी क्या x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई माइनस की 5। तो आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपको प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन दोनों विधियों से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली। तो थर्ड क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनकी हल यदि कोई अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि पहले आपको समीकरण तैयार करना है, उसके बाद कोई सी विधि से आपको इसको सॉल्व करना है, चाहे तो वो प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे वो विलोपन विधि हो, चाहे ब्रजगुणन विधि हो, किसी भी विधि से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो पहले आइए इसका समीकरण तैयार करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि फोर्थ के फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है एक छात्रावास के वार्षिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कोई भी एक क्या करता है, एक छात्रावास है यानी कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है अपने मासिक व्यय का एक भाग तो बिल्कुल नियत यानी फिक्स है उसका, तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन तक भोजन लिया। अगला किस पे करेगा, जितने दिन तक उसने भोजन खाया उस पे उसका बाकी का अतिरिक्त निर्भर करेगा। जब विद्यार्थी ए को 20 दिनों में भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय में अदा करना पड़ता है। यदि क्या करता है उसको कितना रुपये देना पड़ता है, 1000 रुपये देना पड़ता है यदि 20 दिनों के लिए वो करता है भोजन। इसी और जबकि क्या है एक बी विद्यार्थी जिसने क्या कहा 26 दिनों के लिए भोजन करता है तो उसका कितना पड़ता है 1180। तो हमें क्या करना है, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए पहले क्या कर रखा है, दो दे रखा है, तो माना छात्रावास का नियत व्यय, तो उसको मान लेते हैं हम x और अतिरिक्त मान लेते हैं भोजन पर व्यय को मान लेते हैं y, भोजन पर व्यय मान लेते हैं आप y। तो आपको प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, आपको पहले समीकरण अच्छे तरीके से तैयार करना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि शेष निर्भर करता है उसके प्रतिदिन भोजन पे, जो कि हमने x और y मान लिया। जब एक विद्यार्थी ए द्वारा, तो हम क्या करते हैं विद्यार्थी ए द्वारा, क्या कहा गया है ए द्वारा, इसने कहा गया है कि अगर वो 20 दिन तक भोजन करता है तो उसको कितने रुपए पड़ता है, 1000 रुपये पड़ता है। यानी 20 दिन का भोजन किया था यानी पहले तो x रुपये तो नियत देगा ही देगा, प्लस में उसने 20 दिन तक भोजन किया था यानी 20 y इक्वल टू आपको कितना रुपये देना पड़ा
1000 रुपये। इसी प्रकार से दूसरे वाले छात्र ने क्या बोला, उसने 26 दिन तक भोजन खाया तो उसको कितना देना पड़ा, 1180 रुपये। तो विद्यार्थी बी द्वारा, ठीक है, उसने क्या किया, x रुपये तो उसको देना पड़ेगा नियत जो उसका व्यय है, प्लस में उसने 26 दिन तक खाना खाया यानी 26, y इक्वल टू उसने दिया 1180, तो हमारे क्या समीकरण 1 और 2 तैयार हो गया दोनों। अब क्या करें, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको कौन सी विधि से हम सॉल्व करें, तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, उससे इजी रहेगा हमारे पास, क्योंकि दोनों एक्स एक्स कट जाएगा और डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो विलोपन विधि द्वारा, क्योंकि इसमें कोई सी भी विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं, इन्होंने खुद ही करेगा, किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें। तो विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करते हैं इसको। तो पहला समीकरण आपको देखा x प्लस में 20y इक्वल टू 1000, दूसरा आपको देखा x प्लस में 26y इक्वल टू 1180। कुछ नहीं, माइनस माइनस करते हैं, ये दोनों कट जाएगा, ये इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6y, इसमें से ये जाएगा तो कितना बढ़ेगा 180। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 बटे में 6, इसको काटोगे तो y की वैल्यू आ गई 30, यानी y इक्वल टू आ गया 30। तो यानी प्रति भोजन का व्यय कितना होता है, 30 रुपये प्रतिदिन का। इसी प्रकार से जो उसका अब क्या निकालना है हमें, नियत व्यय है। तो अब क्या करना है, y का वैल्यू किसी में भी रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे आप y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, क्या दे रखा है, x प्लस में 20y इक्वल टू 1000, तो x एज इट इज छोड़ दीजिए, 20 इंटू में क्या दे रखा, y की वैल्यू हमने निकाली कि 30 इक्वल टू 1000। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस में इसको सॉल्व करते 2 3 6 यानी 600 इक्वल टू 1000। अब इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 1000 माइनस 600, तो x इक्वल टू आ गया आपका 400। यानी जो आपका फिक्स जो कि कितना देने का है, 400 रुपये फिक्स है और 30 रुपये प्रतिदिन भोजन का है। तो आपको यही ज्ञात करना था इसमें कि प्रतिदिन भोजन और नियत व्यय को ज्ञात करना था, जो कि हमने दोनों ज्ञात कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया। अब इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि जब एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो इसमें भी 2 सिचुएशन दे रखी है, पहले हमें अंश और हर मानना पड़ेगा, उसके बाद हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश, उसको मान लेते हैं हम x, और भिन्न का हर मान लेते हैं y, हर मान लेते हैं y को। तो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, x अपॉन में y। अब पहले सिचुएशन में क्या कहा गया है कि क्या बोला है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश क्या है x, तो x में से अगर 1 घटा दिया जाता है तो y में से कुछ नहीं किया जाता, तो क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है, तो 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, इसको इससे, जैसे इसको करोगे कितना जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y। इसको इधर ले आइए और उसको उधर भेज दीजिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरी सिचुएशन में इन्होंने बोल रखा है कि 1/4 कब हो जाती है, जब उसमें से 8 जोड़ दिया जाता है। किसमें, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में कुछ नहीं कर रहे, अभी एक ही चीज कर रहे हैं, चाहे तो हर में कर रहे हैं चाहे अंश में कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन में इन्होंने बोला है कि जब 1/4 कब हो जाती है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश ऐसे रहेगा, हर क्या है वाई में 8 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 1/4। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी सॉल्व करना है। 4 को इससे करोगे 4x, इसको इससे करोगे तो y प्लस में 8, y इधर ले आइए, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इसको देखो, इसको कैसे काट सकते हैं, तो ये भी y है ये भी y है, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं, तो y से y तो कट ही जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, तो ये क्या दे रखा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दूसरा समीकरण देखा 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तो कट गया आपस में, प्लस माइनस, इसमें से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का x, इसमें से जाएगा तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू आ गया आपका 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही x का मान आप समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, x का मान हमने कितना निकाला 5, ऐसे रख दीजिए, माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 को इससे करोगे 15, ये y उधर भेज दीजिए, 3 इधर ले आए तो 3 इधर, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू कितना आ गया 12। तो हमने भिन्न क्या मानी थी, x हमारा आ गया 5 यानी 5 और y आ गया 12, तो भिन्न क्या थी हमारी 5/12 है। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो इसका आपका निकल गया भिन्न हमने ज्ञात कर ली, जो कि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको भिन्न ज्ञात करनी है।
अब इसके थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। यदि सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते और अशुद्ध के लिए 2 कटते तो यश 50 अंक प्राप्त करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हमें क्या करना है, टेस्ट के प्रश्न ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं हम, जो कि हमें दे रखा है सही उत्तर के लिए तो कितने मिलते हैं, एक्स। तो मान लेते हैं, माना, थर्ड पॉइंट देखते हैं, माना सही उत्तर उसने जो किए वो थे एक्स, ठीक है, उनकी संख्या थी एक्स, और जो गलत किए उसने उत्तर उसके वाई, ठीक है। तो पहले वाले सिचुएशन में क्या बोला गया है, यदि 40 अंक कब प्राप्त करता है यश, जब उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, यानी यदि उसने एक्स क्वेश्चन सही किए तो उसके लिए 3 अंक प्रत्येक के लिए मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा 3x, और उसमें से कितने माइनस करोगे, 1 अंक की कटौती की जा रही है तो माइनस वाई, गलत कितने किए होंगे तो उसके वाई माइनस कर देंगे, टोटल उसको कितने प्राप्त हुए 40। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरे सिचुएशन में बोला गया है, यदि उससे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले, यानी क्या है, अगर x क्वेश्चन उसने सही किए तो 4 अंक के हिसाब से कितने मिलेंगे 4x, और जितने गलत किए होंगे उसके हिसाब से 2 कटेंगे, यानी -2y, तो उसको कितने मिल गए 50 अंक मिल गए। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 इधर गया, इसमें से ये कहता बच गया x माइनस वाई, सॉरी इधर होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 50, इसको इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 25। अब हमारे समीकरण 1 और 2 तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो वाई वाई एक जैसा है तो हम डायरेक्ट ही विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं इसको, विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। तो आपका समीकरण 1 क्या आया था आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, दूसरा समीकरण दे रखा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, कुछ नहीं माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, 3 में से 2 जाएंगे तो x, इसमें से जाएगा तो 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी इससे सही उत्तर कितने क्वेश्चन किए 15 क्वेश्चन सही किए। अब x का मान किसी में भी समीकरण में रख दीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे आप x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। समीकरण 1 x ये दे रखा है 3, x का मान 15 निकला, ऐसे रख लीजिए, माइनस वाई एज इट इज उतार लीजिए और 40 एज इट इज, 3 को इससे करोगे तो 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, वाई उधर ले जाइए और 40 इधर ले, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 40 यानी 5। तो यानी इसने गलत क्वेश्चन किए 5 और सही क्वेश्चन किए उसने 15, तो हमें यही निकालना था, क्योंकि उसमें कितने टोटल टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो सही और गलत दोनों को मिला के टोटल कितने आ जाएंगे आपके कुल प्रश्न। यदि अगर हमें पता है उसने सही कितने किया और गलत कितने किया, तो यानी 15 प्लस 5 टोटल, तो यानी कितने आए होंगे 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आए थे, यानी प्रश्न आए थे, ठीक है। तो 20 प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में ये कहता है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, जो कि थे कितने 20। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी से 100 किलोमीटर दूरी पर है, यानी क्या कहा गया है एक क्वेश्चन में कि राजमार्ग है आपके ए और बी, मानिए कोई सा भी है एक रास्ता है जहाँ पर एक ए स्थान है एक बी स्थान है, ठीक है। क्या कहा गया 100 किलोमीटर दूरी पर है, तो ये इसके बीच की दूरी कितनी है, टोटल 100 किलोमीटर है, यानी ए से बी पर जाने के लिए कितना लगेगा, टोटल 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको। आगे क्या गया है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है, मानिए कोई सी भी एक कार है, तो एक यहाँ से चलती है, दूसरी चलती है यहाँ से बी से चलती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं आगे, यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती है, यानी इसकी चाल कुछ और होगी, मान लो इसकी एक्स हो गई इसकी वाई, हमें पता नहीं है दोनों में से, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को खाली समझ रहे हैं, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला, अगर दोनों भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यानी एक ही दिशा में चल रही है, जो बी से जाएगा वो भी इस दिशा में जा रहा है आगे की तरफ, और जो ए से जा रहा है वो भी इसी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या बोला, वो 5 घंटे के पश्चात मिल जाते हैं, यानी दोनों आपस में जाके क्या 5 घंटे के बाद मिल जाएंगे। दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी, क्या करना है, कार ज्ञात चाल ज्ञात। तो माना क्या करते हैं, पहली गाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x, ठीक है, x, दूसरी गाड़ी की मान लेते हैं y, दूसरी गाड़ी की चाल जो कि हमारी हो गई y, ठीक है। हमने 2 गाड़ी जो हमारी a से जा रही है उसको हमने x की चाल से मान लिया कि वो x की चाल से जा रही है, जो b से जा रही है वो y की चाल से जा रही है, ठीक है, हमने मान लिया। अब हमें क्या बोला कि दोनों अगर एक ही दिशा में जा रही है, यानी यहाँ से ये एक गाड़ी जा रही है, मान लो उसको मान लो P, इधर से मान लो Q नाम की गाड़ी जा रही है, अगर P यहाँ से चलना प्रारंभ करती है वो भी इसी तरफ और Q भी इसी तरफ चलना प्रारंभ करती है, जब 2 कारें एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं उनकी चालों को, यानी
इसकी चाल में से ये चाइनीज माइनस, क्योंकि देखो जितनी चाल से ये चल रही है उतनी चाल से मानो ये भी चल ही रही होगी, चल ही रही होगी जितनी चालों से, क्योंकि अगर ये पकड़ेगा ना इसको जाके, ये तो पहले से ऑलरेडी आगे चल रहा है, ये दोनों कब मिलेंगे, जब ये इसके पास पहुंचेगा, तो यानी ये इनकी कुछ चालें, ये तो समझ गए कि ये हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। आपको ये समझना पड़ेगा कैसे बड़ी होगी, क्योंकि क्या होगा, ये खुद को अपनी इसकी चाल को तो कवर करेगा ही करेगा, साथ में क्या है, इसका डिस्टेंस यानी 100 किलोमीटर को भी कवर करेगा। क्योंकि देखो मानो ये 40 चल रही है तो ये भी 40 चल रही है, ये 40 चल रही है तो यानी ये तो 40 चल ही रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और ज़्यादा चलना पड़ेगा तभी ये इसको पकड़ पाएगी, क्योंकि ये रास्ता भी तो आपको कवर करना है, क्योंकि ये पहले से ही 100 किलोमीटर दूर है, और अगर इसकी भी चाल को कवर करना है तो यानी इसको थोड़ा तेज चलना ही पड़ेगा। तो आपको समझना है कि ये एक्स चाल से चल रही है, ये वाई किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, मान लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो यानी इनकी चाल क्या होगी, माइनस हो जाएगी, हमेशा याद रखना एक्स माइनस वाई हो जाएगी, और वो भी कितने दूरी तय करनी पड़ेगी, 100 किलोमीटर। टोटल कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी इसको कितना तय करना पड़ेगा, मानो 100 किलोमीटर तो चलनी पड़ेगी इसको पकड़ने के लिए, और इनकी जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों की एक्स माइनस वाई, क्योंकि क्या होगा, इसको ये ज़्यादा चल रही होगी तो इसको आगे रखा हमने, और ये कम चल रही होगी तो एक्स माइनस वाई, तो इसको करने में कितना समय लगेगा, आपको पता है समय का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपको कुल दूरी अपॉन में चाल, ठीक है। तो अगर इसको इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाते तो अगर मेरे को समय निकालना है, कितना समय हमें दे देगा, कितने घंटे के बाद मिल जाएगी, 5 घंटे के बाद, तो हमें दे देगा 5 घंटा, कुल दूरी हमारी कितनी है, 100 किलोमीटर, बट्टे में चाल कितनी है, एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा चलेगी वही तो चाल होगी इसकी। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। आप कीजिए 5 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, और 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, जैसे 5 करोगे कितना आ जाएगा, 20। तो पहला समीकरण बन गया आपका एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, तो ये हो गया आपका समीकरण 1। अभी तो हमने देखा कि जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, अब ये मान लेते हैं हम दूसरी सिचुएशन में, हमें तो एक ही सिचुएशन दे रखी है, अब मान लेते हैं कि अगर ये दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, मान लो ये 100 किलोमीटर दूरी है, ये इस तरफ चल रही है और ये इस तरफ आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की चालों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, चाल ऐड करेंगे, जैसे चाल ऐड कर देंगे तो दूरी कितनी है आपकी, दूरी कितनी आपकी 100 ही रहेगी, और अगर दोनों एक ही दिशा में आ रहे होंगे तो x प्लस वाई, यानी दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जॉइंट हो जाएगी। मानो ये 10 गति से चल रहा है, ये 20 गति से चल रहा है, दोनों को जुड़ जाएगी, यानी 30 की चाल से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जहां भी मिल जाएंगे यानी कहीं से भी मिल जाएंगे, तो क्या है, दोनों की चालों को जुड़ के मिलेंगे, तो यानी क्या होगा, x प्लस वाई, मानो ये एक समय में मिलती है, ठीक है, तो हमने 1 मान लिया। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, तो ये आपका समीकरण 2। अब इन दोनों का यूज करके हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते, तो विलोपन विधि द्वारा, तो क्या करेंगे, x प्लस माइनस वाई दे रखा है इक्वल टू 20, दोनों में मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि दोनों इक्वल पहले से, x प्लस वाई इक्वल टू 10, माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, इसको काटोगे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2y, तो इसमें से जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा, और 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू आ गया 80 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 40। अब y का मान क्या कीजिए, कोई से भी समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे आप समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या दे रखा है आपका, x माइनस वाई इक्वल टू 20, y की वैल्यू रख दीजिए 40, x माइनस 40 इक्वल टू 20, ये 40 जाके इधर हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई 20 प्लस 40, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 60। तो हमने क्या मानी थी, x किसकी मानी थी, पहली वाली गाड़ी की, तो यानी पहली वाली गाड़ी किससे चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और दूसरी वाली चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तभी दोनों जाके आपस में जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तभी 5 घंटे के बाद दोनों मिलेगी। तो इसमें हमें क्या करना था, दोनों को की चाल ज्ञात करनी, जो कि हमने ज्ञात कर दी। इसी प्रकार से इसको 5th क्वेश्चन को देखते हैं। 5th क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब हो जाता है, 9 इकाई वर्ग कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, एक आयत की क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई, इसको मान लीजिए x, और आयत की चौड़ाई को मान लीजिए y, ठीक है, चौड़ाई मान लीजिए y। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी हमने क्या मानी है, x इंटू में y, लंबाई हमारी x और चौड़ाई y। तो अभी क्या बोला गया, इनको ये पढ़ते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, xy,
यानी एक्स वाई क्या हो जाता है, 9 कम हो जाता है। कब? जब इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। यानी लंबाई कितनी है, एक्स माइनस 5 करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करने पे ही तो आया ये। और इसी प्रकार से चौड़ाई में क्या करी, 3 इकाई बढ़ा दी गई, यानी वाई प्लस 3 कर दी। इन दोनों का गुणनखंड कितना हो जाता है, दोनों के गुणनखंड से -9 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई -9, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग में जब दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा, एक्स इंटू वाई, यानी नॉर्मल आया, उसमें से बोला 9 कम हो जाता है। कब? जब इसमें से इसकी लंबाई में से 5 कम कर देंगे और वाई में 3 जोड़ देंगे, यानी चौड़ाई में 3 जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे करोगे कितना आ जाएगा, एक्स वाई, इसको इससे करोगे 3x, इसको इससे करोगे -5y, इसको इससे करोगे -15। अब एक्स वाई एक साइड ले आइए, एक्स वाई -9 माइनस एक्स वाई, और ये 15 भी इधर ले आइए तो +15 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, 3x -5y। आप कीजिए, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों आपस में कट गए, यानी 0, और ये माइनस ये प्लस, तो क्या होगा 6 बराबर हो गया 3x -5y। तो ये आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। इसी प्रकार से दूसरी बार में क्या कहा गया है, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो दूसरे सिचुएशन में हमें ये बोला गया है कि बढ़ जाएगा। अब क्या, दोनों को बढ़ा रहे हैं हम, 3 इकाई लंबाई को और 2 इकाई चौड़ाई को, तो यानी क्या हो जाता है, एक्स वाई हमारा क्षेत्रफल होगा, इसमें कितनी बढ़ोतरी हो जाती है, 67 की। कब? जब हम क्या करते हैं, एक्स में क्या कर रहे हैं, एक्स में हम 3 को बढ़ा रहे हैं और वाई में हम 2 को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, 67 इकाई बढ़ जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना, वैसे सॉल्व करना है, एक्स वाई प्लस में 67, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, एक्स वाई, इसको इससे करोगे तो 2x, इसको इससे करोगे तो 3y, इसको इससे करोगे तो 6। अब क्या करोगे, इसको एक तरफ ले आइए संख्या वालों को, और इसको एक्स वाई को, एक्स वाई प्लस 67 माइनस एक्स वाई -6 इक्वल टू ये हो गया 2x प्लस 3y। ये दोनों आपस में कट गए, इसमें से ये जाएगा तो 61, तो ये आ गया 2x प्लस 3y, ये हो गया समीकरण 2। तो 2 समीकरण आ गए। अब क्या करना है, आपको दोनों को सॉल्व करके इसको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब क्या करें, देखो इसमें से कौन सा बराबर आ रहा है, इधर 3x है, इधर 2x है, तो हम क्या करें, दोनों को, इसको 3 से, सॉरी इसको 2 से, इसको 3 को से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करें, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो कितना हो जाएगा, इसको पहले आगे रख लेते हैं, इसको जैसे कितने से करना है, 2 से, 2 से करोगे तो 6x, इसको 2 से करोगे तो -10y, इसको 2 से करोगे तो होगा 12। इसी प्रकार से इसको कितने से करना है, 3 से, इसको 3 से करोगे कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6x, इसको इससे करोगे तो प्लस में 3 तिहाई 9y, इसको 3 से करोगे 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, कितना आ गया 18। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व कर देना है, माइनस माइनस, ये दोनों एक जैसे कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस का 19y, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसमें से करके देखिए कितना आता है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 13 में से 1, ये आ जाएगा 171। आप डिवाइड कर देंगे, जैसे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 171, ये माइनस से माइनस कट गया, बटे में 19 से काटोगे 19 में 171 होता है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9। जैसे इसका मान किसी भी समीकरण में रखोगे तो आपका x का मान आ जाएगा, तो रख लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख के देखिए क्या आता है आपका, समीकरण 1 ये रहा, 3x -5 के 9 रख लीजिए, y की वैल्यू इक्वल टू 6 दे रखा है, तो 3x इक्वल टू, इससे करोगे तो 45 इक्वल टू 6, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 51 बटे में 3, इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो x की वैल्यू आ गई 17 और y की वैल्यू आ गई 9, यानी x क्या माना था हमने, लंबाई, तो लंबाई आ गई आपकी 17 और ये आ गई आपकी 9। तो हमें क्या करना था, इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी आयत की, जो कि हमने ज्ञात कर ली है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है आज। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।